Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. मैं डॉक्टर में सिसोदिया आपका वेलकम करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मास्टर पैरा जंबल सेंटेंसेस। आज हम बात करेंगे डे 2 में। हमने पहले दिन पढ़ा था, इसके कुछ रूल्स को हमने पढ़ा था, एक बार उनका रिव्यू करने वाले हैं कि कैसे वो रूल्स हैं और उसके बाद हम पैरा जंबल सेंटेंसेस पे बात करेंगे। ओके, डिजिटल वेंचर्स आपको क्या क्या लेवरेज देता है, आपको क्या क्या मिलता है। और डिजिटल वेंचर्स पे आपको मिलता है एआई स्टडी प्लानर, आपका पर्सनलाइज्ड रोड मैप प्लान जो एआई पावर्ड है, जहां आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज आपको मिलते हैं, डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल, टारगेट ट्रैकिंग। आपको मिलते हैं 30+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3400+ क्वालिटी क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाती है। हैंड रिटन नोट्स बाई टॉपर्स आपको मिल जाते हैं, कंप्लीट यूपीएससी सीडीएस के नोट्स मिलते हैं, ओटीए के नोट्स मिलते हैं, इंग्लिश जीएस मैथ्स के स्पेशल नोट्स आपको मिलते हैं और 100% फ्री आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज, डेली क्विजेस, पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स, न्यूज़ अपडेट्स, वीकली मंथली एमसीक्यूज, ये सब आपको फ्री मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पैरा जंबल सेंटेंसेस डे 2। हमने लास्ट क्लास में कुछ रूल्स की बात की थी कि पैरा जंबल सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैंने बताया था कि एक रीडिंग एबिलिटी का पार्ट होते हैं, आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, एज वेल एज इनमें ग्रामर का भी एक अच्छा खासा यूज़ हो जाता है, तो आप ग्रामर से भी एक सीक्वेंस मिला मिला के क्वेश्चंस को ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक बार इन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की एंकर विद फिक्स्ड S1 कॉन्टेक्स्ट एंड S6 कंक्लूजन टू फ्रेम द नैरेटिव, यानी कि S1 S6 को आपको मिलाना होगा नैरेटिव को फ्रेम करने के लिए। अब दूसरा कहते हो ट्रेस प्रोनाउंस एज इट्स ही दिस टू लिंक द प्रेयर नाउंस टू और आइडियाज, मतलब आपको लिंक करना होगा नाउंस का प्रोनाउन के साथ में। ठीक, तो हमने कहा था कि कोई नाउन दिया जाता है, उसका कोई ना कोई प्रोनाउन होता है, आप ऐसे इसको लिंक कर सकते हैं। ये सब आइडियाज होते हैं, ठीक है, ये सब आइडियाज होते हैं, मतलब जो आपकी मदद करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फॉलो करना है टेम्पोरल एडवर्ब्स, लाइक इनिशियली है तो शुरुआत होगा कौन, सब्सिक्वेंटली है तो क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, तो उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी ऐसे ही फॉलो किया जाता है। आगे हम बात करते हैं प्रपोजिशंस के यूजेस होते हैं कि प्रपोजिशन से हम ये समझ लेते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उससे हमें स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पहचानने में मदद मिल जाती है। इनका पहले वाले सेशन में डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया था। ट्रैक कंजंक्शंस, कंजंक्शंस को आप ट्रैक करते हैं तो सो आपको पता चलता है कि क्या होगा। जैसे कॉन्सिक्वेंटली है तो कोई चीज़ चल रही होगी, आपने कहा एज अ रिजल्ट कोई चीज़ खत्म होगी, तो कंजंक्शन से इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का तो बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है। ग्रुप सेंटेंसेस बाय सब्जेक्ट थीम्स, और जो होते हैं ना कि आप सेंटेंसेस को ग्रुप करते हैं किसी भी एक लिंक को फाइंड आउट करके कि इसके बाद में ये वाला सेंटेंस ही होना चाहिए, ऐसे हम ग्रुप बना के चीज़ों को कर लेते हैं। एलिमिनेट करते हैं बेटा, एलिमिनेट ऑप्शंस को विद मिसमैच प्रोनाउंस, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। जैसे हम चीज़ें मिलाते हैं वैसे एलिमिनेशन भी तो कर सकते हैं कि इसके बाद ये वाली सीक्वेंस कभी नहीं होगी, तो वी गॉट द आइडिया कि ये वाला तो नहीं होगा, तो ये जहाँ भी पेयर है उसको हम गलत कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस से। मेन चीज़ प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर ही आता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। Climate change is now widely recognized as one of the most urgent threats to global stability. Climate change जो है वो पूरी तरीके से क्या बन चुका है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि वो थ्रेट है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, धीरे धीरे समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। देयरफॉर कहा गया, इसके बावजूद, मतलब कुछ लास्ट में कंक्लूजन है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट क्लाइमेट पॉलिसीज दैट आर बोथ प्रैक्टिकल एंड इक्विटेबल। येट मैनी कंट्रीज कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज, फिर भी बहुत सारी कंट्रियां, देखो येट का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब इसके लिए तो येट नहीं आ सकता ना, फिर भी बहुत कंट्रीज क्या कर रही हैं, कुछ ना कुछ मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइल साइंटिफिक कंसेंसस हैज़ मेड द डेंजर्स क्लियर, साइंटिफिक जो कंसेंसस है वो कहता है कि डेंजर्स जो है वो क्लियर हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट स्टिल डिवाइड ग्लोबल एक्शन, और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है ना वो भी डिवाइड करते हैं ग्लोबल एक्शंस को। इंटरनेशनल समिट्स हैव अटेम्प्टेड टू सेट कलेक्टिव गोल्स बट इन्फोर्समेंट रिमेन्स वीक, मतलब जो इंटरनेशनल समिट्स है ना, हैव अटेम्प्टेड टू सेट कलेक्टिव गोल्स, उन्होंने कोशिश की कि कलेक्टिव गोल्स बनाए जाएं, बट इन्फोर्समेंट रिमेन्स वीक, कहीं ना कहीं जो इन्फोर्समेंट है वो कमज़ोर रह जाता है। सम नेशंस हैव टेकन एम्बिशियस स्टेप्स, some nations have taken ambitious step but
Without unified support, their impact is limited. Therefore, global cooperation is essential. लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, ग्लोबल कॉपरेशन इज एसेंशियल होगा। तो एस वाला लास्ट सेंटेंस है। देखो एग्जामिनर भी बहुत तेज होता है, उसको पता है ऐसा पहचान लेंगे, तो सब जगह एस दिया है। ठीक है, इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि एस वाला सेंटेंस लास्ट होगा, ये हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुरू वाले सेंटेंस की। देखो ये जो येट लिखा गया है, येट हमें ये कहना चाहता है कि जैसे आपने ना ही इज इंटेलिजेंट येट ही फेल्ड, कंट्रास्ट को शो करता है। तो अभी हमने सिर्फ ये तो कहा था कि क्लाइमेट चेंज इज नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट थ्रेट्स टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, येट मैनी कंट्रीज, फिर भी मैनी कंट्रीज नहीं है ना, ऐसा अभी कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं होगा, कंट्रास्ट को शो नहीं कर रहा है। आर क्या कहता है, आर कहता है इंटरनेशनल समिट्स हैव, ये बेटा ये भी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम क्यू से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, क्यू वाले से। क्यू कहता है वाइल साइंटिफिक कंसेंसस, हमने कहा क्लाइमेट चेंज क्या बन सका, ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। वाइल जबकि जो साइंटिफिक कंसेंसस है ना, हैज मेड द डेंजर्स क्लियर, वो क्लियर कर चुके हैं डेंजर्स को। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टिल डिवाइड ग्लोबल एक्शंस, और वो ग्लोबल एक्शंस को डिवाइड कर की वजह से, मतलब डिवाइड की वजह से ग्लोबल एक्शन है, मतलब जो क्या है ना पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टिल डिवाइड करते हैं ग्लोबल एक्शन को, सब लोग जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पी अब कहता है येट मैनी कंट्रीज, मतलब अलग अलग होने के बावजूद भी, इसका कंट्रास्ट कहाँ है, क्यू का पी वाले में है, अलग अलग होने के बावजूद भी। क्यू के बाद पी का है, यहाँ है। वैसे भी देखो क्यू के बाद पी कहीं और दिख भी नहीं रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। तो सबसे अच्छा लिंक हमें मिला येट का। येट क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वाइल वाले सेंटेंस को, कि वाइल जो कंसेंसस है वो एक साथ है, मतलब कंसेंसस ये कहती है कि डेंजर्स बहुत क्लियर हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टिल डिवाइड ग्लोबल एक्शंस को अलग अलग कर देते हैं। येट फिर भी उसके बावजूद भी मैनी कंट्रीज कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसके बावजूद भी बहुत सारी कंट्रीज कंटिन्यू करती हैं टू प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम कर रही हैं, नॉट ओवर लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए नहीं काम कर रही। ठीक है, तो ये आपका इसका हो सकता है आंसर, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एजुकेशन इज नॉट मेरिली अबाउट स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशंस। एजुकेशन का मतलब ये तो है ही नहीं कि सिर्फ हाई मार्क्स लेके आने हैं। ट्रू एजुकेशन क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट एंड सेल्फ अवेयर सिटीजन्स। ये तो हमारा कंक्लूजन ही हो गया कि एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, वैसे भी लास्ट सेंटेंस है, इट इंक्लूड्स कल्टिवेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Today's competitive system, however, often emphasizes rote learning over real misunderstanding. This leads to stress, burnout, and जो होता है ना shallow grasp of concept, मतलब concept को बहुत अच्छे से नहीं समझने। For education to serve its pure purpose या true purpose, it must nurture the whole personality of the child। मतलब जो इसका true purpose है वो क्या है कि हम पूरी पर्सनालिटी को नर्चर करें। इट मस्ट नर्चर द होल पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो ये एजुकेशन के बारे में लिखा गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या सेंटेंस शुरू कर सकता है। अगर हम देखें, एजुकेशन इज नॉट मेरिली अबाउट स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इट इंक्लूड्स, अगर इट इंक्लूड्स है तो कुछ ऐसा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, या इट इंक्लूड्स कल्टिवेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम पी से शुरू करते हैं तो क्यों कहता है फिर टुडेज कॉम्पिटिटिव सिस्टम, आज का कॉम्पिटिटिव सिस्टम। तो ये जो सेंटेंस है पी के बाद में क्यों, ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। भाई आपने पी में बता तो दिया कि क्या क्या मतलब करता है, लेकिन टुडे कॉम्पिटिटिव सिस्टम जो होता है, हाउ एवर ऑफन एम्फेसाइजेस रोट लर्निंग ओवर रियल अंडरस्टैंडिंग, ये इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो पी वाले से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें कि हमारा लास्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा कि इट इंक्लूड्स, अगर आप देखो पी वाले को हम कह रहे हैं इट इंक्लूड्स कल्टिवेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड सोशल स्टेबिलिटी। ट्रू एजुकेशन क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन एंड सेल्फ अवेयर सिटीजन्स। तो ये सब इंक्लूड करता है और ट्रू एजुकेशन ये बनाता है। तो पी वाला लास्ट हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ हम बता रहे हैं ना उसमें, उसी को एस वाले में और एलोबरेट कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा एस कहता है फॉर एजुकेशन टू सर्व इट्स पर्पस, ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो क्यू वाला भी यहाँ शुरुआत करता है। क्यू वाला मतलब एक ओपनिंग दे रहा है सेंटेंस को कि आज के टाइम में टुडेज कॉम्पिटिटिव सिस्टम हाउ एवर ऑफन एम्फेसाइजेस, रोट लर्निंग के ऊपर एम्फेसाइज करता है ओवर रियल अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या है कि एजुकेशन इज नॉट मेनली स्कोर अबाउट हाई मार्क्स इन एजुकेशन, इसलिए नहीं है, लेकिन आज का जो कॉम्पिटिटिव सिस्टम है वो किस पर बात कर रहा है,
रोट लर्निंग के ऊपर ओवर रियल अंडरस्टैंडिंग। रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रोट लर्निंग है। अब क्यू के बाद देखो आर कहता है दिस लीड्स टू, अब ये क्या हो रहा है कि भाई रोट लर्निंग है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ओवर रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो दिस लीड्स टू स्ट्रेस, बर्नआउट एंड शैलो ग्रेस्प ऑफ कॉन्सेप्ट। ये जो शैलो ग्रेस्प ऑफ कॉन्सेप्ट है किस लिए है, क्योंकि रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये तो कंफर्म्ड होगा कि क्यू का एक्सप्लेनेशन किसमें, आर में है। तो क्यू आर कहाँ है, देखो क्यू आर यहाँ है, क्यू आर यहाँ नहीं है, ठीक है। क्यू आर यहाँ भी है और क्यू आर यहाँ भी है। अब हमने एलिमिनेट किया कि पी से शुरू नहीं होगा, एस से शुरू नहीं होगा, तो जो क्यू आर है वो ए वाले में है, ये आंसर होगा। अब आप बाकी को मिला के देखो, तो हमने कह दिया कि दिस लीड्स टू स्ट्रेस, बर्नआउट एंड अ शैलो ग्रेस्प ऑफ कॉन्सेप्ट। अब एजुकेशन के बारे में बताया गया, फॉर एजुकेशन टू सर्व इट्स ट्रू पर्पस इट मस्ट नर्चर द होल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। और होल पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स कल्टिवेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये देखो, ये जो कहते हैं ना इट मस्ट नर्चर द होल पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, ये जो होल पर्सनैलिटी है व्हाट इट इंक्लूड्स, तो एस के बाद में जो पी है कहीं ना कहीं उसमें भी एक लिंक है, और एस पी कहाँ है, एस पी यहाँ है। देखो एस पी यहाँ भी है लेकिन ये क्यू आर मिसिंग है, ठीक है। एस पी यहाँ नहीं है और एस पी यहाँ है और यहाँ क्यू आर भी है, लेकिन एस से सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते, ठीक, क्लियर हो गया। और आर से अगर आप एंड करोगे, दिस लीड्स टू स्ट्रेस, बर्नआउट एंड अ शैलो ग्रेस्प ऑफ कॉन्सेप्ट, ट्रू एजुकेशन क्रिएट्स, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, नहीं तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला ही बनेगा, क्यू आर एस पी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। Unless urgent steps are taken, the future of water security in India remains bleak. Bleak मतलब होता है धुंधला सी, डल सी, क्लियर नहीं है। At the same time, traditional water harvesting system have been neglected in many rural areas. At the same time, किस समय पे ये याद करना है। The situation is worsened by over extraction of groundwater and inefficient irrigation practices. किस लिए हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, निकाल लें, और इनएफिशिएंट हमारी इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन रिमेन्स लो। इन सब चैलेंजेस के बाद में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इन्हें ध्यान से देखना, आपको आंसर जरूर मिलेगा। अर्बन सेंटर्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ड्यू टू, वल्नरेबल होता है आसानी से चोट पहुंचाई जाती है, ड्यू टू राइजिंग डिमांड्स एंड पुअर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि जो अर्बन सेंटर्स है ना, आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल, अर्बन सिटीज़ में गाँव से पानी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, ड्यू टू राइजिंग डिमांड, डिमांड बढ़ने की वजह से, एंड पुअर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। तो अब इसमें बात आती है कि कहाँ से हम इसकी शुरुआत करें, कैसे होगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस कंट्रीज है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल वाटर, ये तो है नहीं, अब जो मतलब स्ट्रेस्ड है ना, वाटर स्ट्रेस्ड है, दिस सिचुएशन इज वर्सेंड बाय ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। भाई क्या है, हमारे अंदर पहले बताया ना वाटर स्ट्रेस्ड है, और यही जो सिचुएशन है जो क्यों में बताई है, इज वर्सेंड बाय द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इन सफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, इसलिए हो रहा है ना। तो कौन सी वाली सिचुएशन, देखो ये वाली सिचुएशन तो नहीं हो सकती कि रूरल एरियाज में ऐसा हो रहा है। एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, सिस्टम्स हैव बीन, और ये वैसे भी सिचुएशन है, प्लूरल है। और डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, अब क्यू के बाद में एस कहता है, देखो क्यू आगे, क्यू से शुरुआत हो रही है, क्यू के बाद में एस हो गया, पी होगा। अब क्यू के बाद में देखो जब हम कह रहे हैं कि वर्सन करता है एट द सेम टाइम, तभी क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम मतलब जब ये सिचुएशन है उसी समय पे, तो क्यू के बाद पी आना चाहिए। क्यू के बाद एस कह रहा अर्बन सेंटर्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल, ये तो बाद का एग्जाम्पल है। अभी हमने कहा है कि द सिचुएशन इज वर्सन, कौन सी, वाटर स्टेट सिचुएशन वर्सेंड हो गई है बाय ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस को लेके। एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हैव बीन नेग्लेक्टेड इन मैनी रूरल एरियाज में, अब गांव में तो इसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आता है अर्बन सेंटर्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ड्यू टू राइजिंग डिमांड एंड पुअर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहले बताया गया वहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आर क्या कह रहे हैं आपका, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी पब्लिक अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन रिमेन्स लो, वो हमेशा लो है, अनलेस अर्जेंट स्टेप्स आर टेकन। मतलब ये जो लिखा है डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, जितने भी चैलेंजेस हैं, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन रिमेन्स लो। अब पब्लिक अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन रिमेन्स लो, इसमें जो तीन लाइनें हैं, चाहे वो पी वाली है या क्यू वाली है, एस वाली है, अब देखो यहाँ सब जगह प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, और ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो हमें पता नहीं है, ठीक है।
तो वाटर कंजर्वेशन की जो अवेयरनेस है वो लो है, वो पहले डिस्कस हुई है। तो ये सेंटेंस जो होगा ये लास्ट में जाना चाहिए, आर वाला। तो देखो आर यहाँ लास्ट में। एग्जामिनर भी बहुत तेज होता है, 3 में आर दिया है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, आइडिया रहता है कि आप क्या आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो आर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इसलिए आर को 3 जगह लास्ट दिया है कि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। तो समझ आ गया, पहले हमने प्रॉब्लम की बात की, वाटर स्ट्रेस की, उसी सिचुएशन को हमने आगे बताया, उस सिचुएशन के साथ में हमने एक एडिशनल आइडिया बताया, एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, ठीक है। फिर हमने बताया कि जो शहर वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी, चाहे वो शहर वाले हैं गांव वाले हैं, वाटर अवेयरनेस कंजर्वेशन रिमेन्स लो, वो कम ही बना रहता है, ठीक। नेक्स्ट आइए। साइंस इज ऑफन सेलिब्रेटेड फॉर इट्स रोल इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दस a healthy relationship remains science and society is essential for shared progress। मतलब एक healthy relationship दोनों के बीच में होना चाहिए, साइंस एंड सोसाइटी के बीच में। ये तो मतलब कंक्लूजन वैसे भी दिखाई दे रहा है, इस तरीके से होगा। अब ये कंक्लूजन निकल के कैसा है ये समझना है। द इम्पैक्ट ऑफ साइंस गोज फार बियॉन्ड लैब्स, इट इन्फ्लुएंसेस पब्लिक पॉलिसी, एथिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। जो इम्पैक्ट है ना साइंस का, गोज फार बियॉन्ड लैब्स, वो लैब्स के बाहर है, ये इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक पॉलिसीज को, इथिक्स को, सोशल स्ट्रक्चर्स को। हाउएवर व्हेन साइंस इज मिसरिप्रेजेंटेड और पॉलिटिसाइज्ड, जब इसको गलत समझा जा रहा है या पॉलिटिकल तरीके से लिया जाता है, इट कैन लीड टू मिसट्रस्ट एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट पैदा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो है फॉर एग्जाम्पल, ये आपको समझना है कि किसका एग्जाम्पल है। डिबेट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वैक्सीन शो हाउ पब्लिक ओपिनियन कैन बी शेप्ड बाई नॉन साइंटिफिक नैरेटिव्स। मतलब एग्जाम्पल दिया गया कि ऐसा देखा गया कि डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वैक्सीन पे जो होती है ना, वो शो करती हैं कैसे पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जा सकता है बाई नॉन साइंटिफिक नैरेटिव्स पे। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था कि अनपढ़ लोग भी बता देते थे कि ये वैक्सीन काम की है या नहीं है, ठीक है। दिस इज वाई ऐसा इसलिए हुआ, साइंटिफिक लिटरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी प्रमोटेड एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी। तो इससे कहा जा रहा है कि दिस इज वाई, इससे मतलब क्या होना चाहिए कि जो साइंटिफिक लिटरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी प्रमोटेड एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी, हर जगह हमें क्या करना होगा, इसको शो करना होगा, मतलब लिटरेसी को बढ़ाना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। हमारा सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, साइंस इज ऑफन सेलिब्रेटेड फॉर इट्स रोल इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। अगर मैं देखूँ द इम्पैक्ट ऑफ साइंस गोज फार बियॉन्ड, ये जो हमने साइंस के बारे में बात की उसका इम्पैक्ट किया है, वो जाता है फार बियॉन्ड लैब्स एंड इन्फ्लुएंसेस पब्लिक पॉलिसी, एथिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर, हर जगह चला जाता है, ठीक है। हाउ एवर वेन साइंस इज मिस, अब देखो मिस इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है ना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाता है, देखो कहाँ गया, पब्लिक पॉलिसी में, इथिक्स में, सोशल स्ट्रक्चर में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल दिया गया, डिबेट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वैक्सीन सो हाउ पब्लिक ओपिनियन कैन बी शेप्ड बाई नॉन साइंटिफिक नैरेटिव्स, नॉन साइंटिफिक नैरेटिव से कैसे एक ओपिनियन बना ली जाती है। हाउ एवर, यदि ऐसा होता है व्हेन साइंस इज मिस रिप्रेजेंटेड, जब भी साइंस को मिस रिप्रेजेंट किया गया, कहाँ किया गया, आर वाले सेंटेंस में। तो ये तो समझ आ रहा है कि आर के बाद में क्यू होगा, आर के बाद क्यू यहाँ है, आर के बाद क्यू यहाँ नहीं है, आर के बाद क्यू यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब देखो आंसर बिल्कुल सही है, एक लिंक से ब्रेक हो गया कि जो नैरेटिव्स हमने बनाए हैं बेटा आर वाले में, उनको कहाँ शो किया जा रहा है, क्यू वाले में। तो आपने कहा फॉर एग्जाम्पल डिबेट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वैक्सीन शो हाउ पब्लिक ओपिनियन कैन बी शेप्ड बाई नॉन साइंटिफिक नैरेटिव्स। क्यों कहता है, हाउ एवर when science is misrepresented or politicized, it can lead to mistrust and misfortune. This is why scientific, इसीलिए क्योंकि अगर इसका मिसट्रस्ट करोगे, मिसफॉर्चून, मिस इन्फॉर्मेशन होगी, तो इसीलिए वो कह रहा है कि साइंटिफिक लिटरेसी और ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्यू के बाद में एस होगा, क्यू के बाद एस यहाँ है, क्यू के बाद एस यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब दो लिंक मिले, दोनों में से कोई एक लिंक तो बता ही सकते थे कि क्यों जरूरी है। लिटरेसी इसलिए जरूरी है कि मिसट्रस्ट ना हो, मिस इंफॉर्मेशन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसमें, ए वाला होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूरल डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर अचीविंग बैलेंस्ड नेशनल ग्रोथ, ठीक है। अब इसमें हम समझने की कोशिश करें, रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इज क्रूशियल है फॉर अचीविंग बैलेंस्ड नेशनल ग्रोथ के लिए, ठीक है। A truly developed nation leaves no part of its पॉपुलेशन बिहाइंड, मतलब एक ट्रूली डेवलप्ड जो नेशन होता है ना,
लीव्स नो पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिहाइंड। हाउ एवर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हाउ एवर से तो अभी शुरू कर ही नहीं सकते भाई, हाउ एवर का यहाँ कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो हमने कहा गवर्नमेंट्स हैव लॉन्च्ड सेवरल स्कीम्स फोकसिंग ऑन रूरल डेवलपमेंट। किस पे? रूरल डेवलपमेंट पे, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सैनिटेशन पे, ठीक है। while some regions have benefited, disparity remains wide and deeply rooted. To bridge these gaps, कौन से gaps को, ये आपको समझना है कि किस gaps की आप बात करो, ये आपको समझना है, ठीक है। To bridge these gaps, local participants and community-led initiatives are essential. A truly developed nation leaves no part of its population behind, ठीक है। टू ब्रिज दीज गैप्स, कौन से गैप्स हैं इसका आपको डिस्कशन करना है। However, lack of infrastructure and access to basic services still hampers progress in many villages. To bridge these gaps, ये जो यहाँ mentioned हैं, local participation and community-led initiatives are essential. यानी कि मैं ये कंफर्म दूं कि P के बाद में S आएगा, क्योंकि जिन गैप्स की मैंने बात की है वो गैप्स P में समझाए गए हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि P के बाद में S होगा, ठीक है, P के बाद S होगा। अब P के बाद S का है, देखो यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है और यहां नहीं है, ठीक है। तो आंसर मुझे दिखाई दे रहा है Q वाले से शुरू होगा, और कंफर्म करना है तो P को देखो, हाउ एवर से शुरू नहीं होगा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो ही गया अलग। अब इन दोनों में से एक बचा। अब आप ये देखो Q से शुरू हो रहा है, मतलब कंफर्म है कि Q से शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट हैव लॉन्च्ड सेवरल स्कीम्स फोकसिंग ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट या इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सैनिटेशन। अब Q के बाद P कह रहा है हाउ एवर, नहीं गलत हो गया। R क्या कहता है, वाइल सम रीजंस हैव बेनिफिटेड, मतलब लॉन्च किए जबकि कुछ ने बेनिफिट किया, कहीं की डिस्पैरिटी मिली है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा बनेगा बेटा, C वाला ही बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करेक्ट आंसर क्या होगा, C करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए। समझ लो ना कि देखो इन्हें मिलाने के लिए क्वेश्चंस को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर एक बार आइडिया हमें समझ आ जाए कि कहाँ से जुड़े हैं तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इज कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन कंटेंशियस। झगड़ालू रहती है रिलेशनशिप किसके बीच में, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में, ठीक है। Hence, creating a balance between economics, rationality and political responsibility remains a defining challenge for democratic governance, ठीक। अब मैं देख रहा हूँ इसमें लिखा गया, इन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, even when grounded in sound theory, often undergo distortion when subjected to the pressure or populist electorate politics. Next, in many democracies, especially those with large informal sectors and income disparity, short-term political gains frequently override long-term economical planning. Voters भी tend to favor. अब ये जो voters to tend to favor immediate benefits and structural reform that may demand short-term sacrifice but yield long-term stability. मतलब जो वोटर्स है ना वो भी फेवर करते हैं इमीडिएट बेनिफिट्स को, कि जल्दी बेनिफिट्स मिले, यानी कि कोई और ऐसा होगा जो चाहता है जल्दी बेनिफिट मिले। बात समझ गए, वोटर्स भी ऐसे हैं जो चाहते हैं जल्दी बेनिफिट मिले। तो इन मैनी डेमोक्रेसी स्पेशली दोज विद लार्ज informal sectors, the income disparity, short term political gains frequently override long term economic planning। आगे समझ कि शॉर्ट टर्म गेन और वोटर भी है, सही है। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि जो Q है, Q के बाद में R आएगा, ठीक है, मतलब Q के बाद R होगा, ये बात हमें समझ आ गई इन दोनों सेंटेंसेस से। तो Q के बाद R यहाँ भी है, Q के बाद R यहाँ भी है, और Q के तुरंत बाद यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूँ D आंसर नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। D आंसर नहीं हो सकता, ये कंफर्म्ड हुआ है बस अभी तक इतना पढ़ने के बाद। This dynamic creates a feedback loop where politicians cater to public expectation and economic decision become instrument to vote banking rather than genuine reform। तो this dynamic, ये जो dynamic है ना, ये create करता है, ये क्या create करता है। अब ये देखो किस में, देखो अगर हम देखें Q वाले सेंटेंस में क्या dynamic है, in many democracies especially those with large informal sectors and income disparity, short-term political gains frequently override long-term economic planning। यानी कि एक आदमी नेता बनने के लिए, शॉर्ट टर्म अपने गोल्स को पाने के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल गोल्स को खराब कर देता है। ये बात कहाँ बताई गई है, ये बात एस में बताई गई। दिस डायनेमिक जो होता है ना, क्रिएट्स अ फीडबैक लूप
वेयर पॉलिटिशियंस कैटर टू पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड इकोनॉमिक डिसीजंस बिकम, क्या करते हैं कैटर, पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड इकोनॉमिक डिसीजंस बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वोट बैंकिंग रादर देन जेन्युइन रिफॉर्म। वो मतलब क्या बन जाते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन से वोट बैंकिंग का इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं रादर देन जेन्युइन रिफॉर्म। ठीक है, तो ये तो समझ आ रहा है कि हम क्यू के बाद में क्या मार्क करें भाई, जो क्यू है उसके बाद में हम एस की बात करें। अब क्यू एस कहाँ है, दो चीज आ गई, क्यू के बाद आ रही, हट गया। देखो क्यू के बाद एस यहाँ है, क्यू के बाद एस यहाँ, क्यू के बाद एस यहाँ भी, क्या बात है, पूरा बढ़िया से सेंटेंस बनाया गया, आप देख पा रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे से बनाया गया सेंटेंस को। तो पी वाला हम एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ये तो हट ही गया ना। ठीक है, क्यू नहीं, हमने एक एलिमिनेट किया था, ये वन पी नहीं किया था। तो अब हम यहाँ पे समझ गए कि हमें एक बात और क्लियर होगी कि क्यू के बाद में एस आएगा, लेकिन क्यू के तुरंत बाद एस होगा, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्यू एस कहाँ है, यहाँ पर है तुरंत बाद में, क्यू एस कहाँ है तुरंत बाद में, और कहीं नहीं है। ठीक है, और कहीं है ही नहीं। इसका मतलब बेटा करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। अब आप मिला के देख लो। ठीक है, क्योंकि क्यू के तुरंत बाद एस वहीं लिखा गया है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि क्यू के बाद अगर एस होगा तो हमने ये देखा क्यू हो गया, एस हो गया। अब एस के बाद हम पी कह रहे हैं। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज जो यहाँ बताया गया ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज इवन व्हेन ग्राउंडेड इन साउंड थ्योरी ऑफन अंडरगो डिस्टॉर्शन व्हेन सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ पॉपुलिस्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और पी के बाद में आर कहता है वोटर्स टू वोटर्स भी ऐसे ही हैं, यानी कि ये भी कंफर्म्ड हो गया कि पी के बाद में आर आएगा कि वोटर्स भी ऐसे ही हैं। अगर आपको इसमें पी ना भी समझ आए, अगर पी ना भी समझ आए तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ये याद रखो कि क्यू और एस के बाद में आर आएगा, ये कंफर्म्ड है। तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि जहां क्यू एस के बाद में आर है, जैसे क्यू एस के पहले आर है, ये आर नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू और एस एक साथ जुड़े हुए, तो आर इसके बाद ही होगा कि वोटर्स टू यानी कि वोटर्स भी। तो क्यू एस के बाद आर होना चाहिए था, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ क्यू एस के बाद आ रहे हैं, यहाँ क्यू एस के बाद आ रहे हैं। तो थोड़ा बनाया डिफिकल्ट गया है, लेकिन लिंक से ब्रेक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन मैनी डेमोक्रेसीज वेलफेयर स्कीम्स आर ऑफन यूज्ड टू टूल ऑफ पॉलिटिकल अपीजमेंट रादर देन टारगेटेड डेवलपमेंट। पॉलिटिकल अपीजमेंट मतलब तुम्हें फेवर कर देना, रादर देन टारगेटेड डेवलपमेंट का वो नहीं रहता है। ठीक है, A robust framework for welfare spending must reconcile compassion with accountability। जो रोबस्ट फ्रेमवर्क है ना फॉर वेलफेयर स्पेंडिंग मस्ट रिकनसाइल, उसको जुड़ना पड़ेगा कंपैशन विद अकाउंटेबिलिटी। अब हमने कहा ये तो निकल के आ गया कि कंक्लूजन दे दिया हमने। अब बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर्स टेंड टू अनाउंस ब्लैंकेट सब्सिडीज और फ्री सर्विसेज विदाउट कंडक्टिंग प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये तो हमेशा होता है, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, ब्लैंकेट सब्सिडीज मिलेंगी, ये सब मिलेगा, फ्री सर्विसेज मिलेंगी, ये सब होता ही है। तो इन मैनी डेमोक्रेसीज वेलफेयर स्कीम्स आर ऑफन यूज्ड एज टूल्स ऑफ पॉलिटिकल अपीजमेंट रादर देन टारगेटेड डेवलपमेंट। ये पॉलिटिकल अपीजमेंट ही तो है आपके लिए। वाइल जबकि सच पॉपुलिस्ट मेजर्स ऑफन शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल माइलेज, दे में बर्डन स्टेट फाइनेंस एंड रिड्यूस फिस्कल स्पेस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर इससे क्या होगा, स्टेट के ऊपर बेटा शॉर्ट टर्म में पैसा चला जाएगा, फिर जो लॉन्ग टर्म फिस्कल डेफिसिट्स आ जाएंगे वो आ जाएगा। मोर ओवर लैक ऑफ टारगेटिंग एंड लीकिंग इन इम्प्लीमेंटेशन, जो लीकेज है ना इन इम्प्लीमेंटेशन, रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ सच स्कीम्स ऑन द जेन्युइनली नीडी। और इसीलिए क्या होता है, जेन्युइनली नीडी लोगों के पास में ये पहुंचते नहीं, लीकेज आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन में। Experts argue for outcome-based evaluation of welfare policies to ensure they are economically viable and socially just। मतलब experts कहते हैं कि ये बिल्कुल evaluation जो होते हैं ना welfare schemes का, ये बिल्कुल fair होना चाहिए। evaluation जो होता है ना outcome based होना चाहिए। ठीक है, ये वो ऐसा मतलब कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर वेलफेयर स्पेंडिंग मस्ट रिकनसाइल। अब देखो एक्सपर्ट जो आर्ग्यू कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स लिखी गई हैं यहाँ। एक्सपर्ट्स या तो सबसे पहले कहेंगे, सबसे बाद में कहेंगे, लेकिन जो अपीजमेंट पॉलिसीज है हमें उसको बताना है। एक्सपर्ट्स बाद में कहेंगे, तो एस वाला लास्ट स्टेटमेंट होगा, जो 1 2 3 जगह मुझे दिख रहा है, यहाँ नहीं है। ठीक है, बात आती है शुरू किससे करें। हमें शुरुआत भी बस या तो क्यू से करनी है या फिर पी से करनी है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं क्यू से शुरू करता हूं, वाइल सच पॉपुलिस्ट मेजर्स, तो कौन से पॉपुलिस्ट मेजर ये डिस्कस नहीं हुए, तो ये भी क्लियर होगा कि शुरुआत होगी पी से, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर्स, वो क्या करती हैं, जो अपीजमेंट ऊपर लिखा उसी को आगे एक्सप्लेन कर दिया गया, यानी कि पी में जो है वो S1 की एक्सप्लेनेशन है। तो ये भी हटा दो, आंसर या तो ए वाला होगा आंसर या फिर बी वाला होगा। अब बस ये देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो पी हो गया, पी के बाद आर मोर ओवर लैक ऑफ टारगेटिंग, और जो क्यू वाला वो कहता है वाइल सच पॉपुलिस्ट मेजर्स, ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, तो पी के बाद में क्यू होगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बेटा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने एक लिंक से मिला लिया, एस लास्ट होगा, पी के बाद में हमारा क्यू होगा, जो हमें वहां से अच्छे से समझ भी आ रहा है। ठीक है, तो पी के बाद क्यू होगा, मोर ओवर इससे ज्यादा और क्या होता है। ठीक है, टारगेट इज जो होगा कि टारगेटिंग एंड जो लीकेज होती है इन इम्प्लीमेंटेशन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सच प्रॉब्लम्स, तो ऐसे कनेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, पढ़ोगे ध्यान से तो देखोगे प्रॉब्लम्स मतलब जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ जाती हैं, चीजें मिल जाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से बच्चों को समझ जरूर आता है। चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा मॉन्यूमेंट्स, स्क्रिप्चर्स एंड रिचुअल अक्रॉस सिविलाइजेशन हैव ऑफन बीन मोर देन कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, दे रिप्रेजेंट ह्यूमैनिटीज इनर रिक्वेस्ट। Such expressions, while external, are deeply rooted in the spiritual evolution of collective consciousness. बात करते हैं sentences की। The pyramids, temples, and stupas symbolize both architecture brilliance and metaphysical ideals. These symbols, कौन से symbols, ध्यान से सोचो, खुद सोचो, मैं तो बस idea बताऊं। These symbols often served as focal points for meditation, community gatherings, and cosmic alignment. Ancient texts were not only doctrinal but also poetic attempts to describe the indescribable, ठीक है, कि जो डिस्क्राइब करती हैं द इनडिस्क्राइबेबल को। और नेक्स्ट आपने क्या, टुगेदर दीज मटेरियल फॉर्म्स, कौन सी मटेरियल फॉर्म्स, प्रिजर्व द ट्रांजिट स्पिरिचुअल वैल्यूज अक्रॉस जनरेशंस। ये क्या करती हैं कि ये जो वैल्यूज होती हैं मटेरियल फॉर्म्स से होती हैं, ये प्रिजर्व करती हैं ट्रांसमिट स्पिरिचुअल वैल्यूज को अक्रॉस जनरेशंस। ठीक है, अब ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो आपको दो चीजें, दीज सिंबल्स की मेरी बात करो और दीज मटेरियल फॉर्म्स की बात कर लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा, करो भी। ठीक है, देखो करें। इसमें अगर हम देखें तो बड़ा सीधा सा हमारा तरीका है, हम समझ पा रहे हैं। हमने कहा द पिरामिड्स, टेम्पल्स, ये दीज सिंबल्स हैं, तो कंफर्म्ड है कि पी के बाद तो क्यू आएगा, पी के बाद क्यू आएगा। एंशिएंट टेक्स्ट वर नॉट ओनली डॉक्ट्रिनल बट ऑल्सो पोएटिक अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द इनडिस्क्राइबेबल। टुगेदर, साथ में दीज मटीरियल फॉर्म्स प्रिजर्व द ट्रांजिट स्पिरिचुअल वैल्यूज अक्रॉस जनरेशंस। सच एक्सप्रेशंस, कौन से एक्सप्रेशन, जो टेक्स्ट में लिखे गए हैं। while external and deeply rooted in the spiritual evolution of collective consciousness। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया, पी क्यू आर एस होगा, पी के बाद क्यू आएगा, कंफर्म्ड है, पी के बाद क्यू आएगा, तो देख लो कहाँ कहाँ पर है। पी के बाद क्यू यहाँ है, यहाँ नहीं है, बीच में आर आ गया है। आर तो वैसे भी नहीं हो सकता, एंशिएंट टेक्स्ट की बात होगी नहीं, सीधे सीधे सिंबल्स की बात कर रहे हैं, तो पी के बाद क्यू होगा, जो बी में दिया गया वही करेक्ट आंसर होगा। तो पी के बाद क्यू से ये आंसर बिल्कुल आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रॉस हिस्ट्री स्पिरिचुअल रिफॉर्म मूवमेंट हैव इमर्ज्ड टू चैलेंज रिचुअल्स एंड रिस्टोर इथिकल इंटीग्रिटी टू फेथ। अब 10 रिफॉर्म्स प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द रिवाइटलाइजिंग रिलीजन एज अ फोर्स फॉर इनर ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। मतलब आपने कहा कि रिफॉर्म ने अच्छा रोल प्ले किया रिलीजन को रिवाइटलाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। Figures like Kabir, Guru Nanak, and Martin Luther denounced priestly authority and emphasized personal devotion. These movements, कौन से movements, are often aroused during periods and moral decline and institutional corruption. Their message, किन के messages, देखो, were radical yet rooted in love, service and universal truth. They attracted followers across caste, class and creed, leading to new spiritual communities. और बताओ, सोच के देखो, कम से कम देयर मैसेजेस लिखा गया, इसको तो कम से कम कनेक्ट कर ही दो, आपको आंसर मिल जाएगा। करिए भी आंसर। हाँ, ये जो पी में दिए गए ये तो आर है, तो पी के बाद आर आएगा, तो कंफर्म्ड है ना। देखो पी के बाद आर यहाँ है, पी के बाद आर यहाँ भी है, पी के बाद आर यहाँ भी है, और पी के बाद आर यहाँ भी है। ठीक है, एग्जामिनर भी थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं है कि वैसे बैठे हुए हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को समझने की, कि आपको कैसे परेशान किया गया। ठीक है, तो पी के बाद आर होगा, तो इसका मतलब पी के बाद आर कई जगह है। तो अब समझना ये है
कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, पहला ये क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं, हमने देखा क्यू पी, पी क्यू से शुरू है, यानी कि शुरुआत भी क्लियर है, या तो इनसे शुरू हो रहा है या फिर पी से शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, शुरू जो हो रहा है या तो किससे हो रहा है, या तो क्यू से हो रहा है या फिर पी से हो रहा है। तो क्यू क्या कहता है, पी क्या कहता है, फिगर्स लाइक अक्रॉस हिस्ट्री स्पिरिचुअल रिफॉर्म मूवमेंट्स। बेटा ये जो मूवमेंट्स लिखे गए हैं, दीज मूवमेंट्स क्यू में एक्सप्लेन्ड है ना, तो इसका मतलब क्यू से शुरू करो, पी से करना ही नहीं है। वो तो अलग चला गया ना, फिगर्स लाइक कबीर, गुरु नानक एंड मार्टिन ल्यूथर। अब वहाँ देखो लिखा गया अक्रॉस हिस्ट्री दीज स्पिरिचुअल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैव emerged to challenge rituals and restore ethical integrity to faith। तो जो मूवमेंट्स है इसके लिए हमने मूवमेंट्स पढ़ लिए क्यू वाले में, तो हम कह सकते हैं पी वाले हटा दो। अब क्यू के बाद पी आ गया, क्यू के बाद एस आएगा, बस ये समझना था। ठीक है, क्यू के बाद पी कहता है फिगर्स लाइक, इनके बारे में बता। एस कहता है दे अट्रैक्टेड फॉलोअर्स अक्रॉस। तो बेटा ये तो नहीं हो सकता ना, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बनेगा। पहले क्यू लिखो फिर पी लिखो कि फिगर्स लाइक है ना, उनके बारे में फिर आर में समझा दो कि their messages are radically and they attracted followers across this one thus reforms played a pivotal role। ठीक है, रिफॉर्म आगे लिख गया, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ए वाला होगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आइए, a spiritual history often documents not just external events but inner experiences that transcends time। ठीक है, स्पिरिचुअल हिस्ट्री की बात हुई। इन डूइंग सो स्पिरिचुअल नैरेटिव्स often a timeless mirror to understand the human journey। Unlike political chronicles, these records कौन से records speak of vision, revelation and transformation। कौन से, ध्यान से देना। They point towards inner awakening rather than external conquest। कौन, they pronoun आ रहा है ना। Saints, sages and mystics left behind autobiographies that depicts their struggle and alignment। इनके पास में ऑटोबायोग्राफीज हैं जिसमें डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया स्ट्रगल्स को लेकर, एनलाइटमेंट को लेकर। दीज टेस्टिमनीज फॉर्म्स एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री सेंटर्ड ऑन कॉन्शियसनेस। ये जो टेस्टिमोनीज हैं, ये टेस्टामेंट्स या टेस्टिमोनीज है, कौन से वाले टेस्टिमोनीज, फॉर्म एंड ऑल्टरनेटिव, वो तो उसके बारे में बताया गया। कौन सी टेस्टिमोनीज, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दे है दीज है, जरा कनेक्ट करके मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा, करिए। देखो सबसे पहले लिखा गया है स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफन डॉक्यूमेंट्स नॉट जस्ट एक्सटर्नल इवेंट्स बट इनर एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांसेंड्स टाइम। ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस में हम शुरुआत देखें तो हमें देख रहे हैं कि पी आर और क्यू में दिया गया, पी आर क्यू में। ठीक है, अनलाइक पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स, मतलब अगर मैं पॉलिटिकल क्रॉनिकल से अलग बात करूं तो दीज रिकॉर्ड्स स्पीक ऑफ विजन, रिविलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाले रिकॉर्ड्स, कौन से रिकॉर्ड्स, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं और भी। अगर मैं आर कहता हूँ सेंट सेजेस, तो ये तो जुड़ेगा ही नहीं। और अगर मैं बेटा पी हो गया, आर हो गया, और अगर मैं क्यू कहता हूँ दे पॉइंट टूवर्ड्स इनर अवेकनिंग, तो ये तो कन्फर्म्ड है कि जो सेंटेंस शुरुआत होगी आर या क्यू से नहीं होगी, तो पी से शुरुआत होगी। तो पी में एक तो ये वाला सेंटेंस आपका है और एक ये वाला सेंटेंस है, इन दोनों को आप मिला के देखो। अनलाइक पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स दीज रिकॉर्ड्स स्पीक ऑफ विजन्स, रिविलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। अब पी के बाद आर कहता है सेंट्स, सेजेस एंड मिस्टिक्स लेफ्ट बिहाइंड ऑटोबायोग्राफीज, दे डिपिक्ट्स देयर स्ट्रगल्स एंड एनलाइटमेंट। और दीज, अब ये भी क्लियर हो गया कि आर के बाद में एस होगा। आर के बाद एस कहाँ है, देखो भाई आर के बाद एस कहाँ है, वो देखो आर है, आर के बाद एस यहाँ है, आर के बाद एस यहाँ भी है। इसका मतलब ये तो कन्फर्म्ड है कि इन दोनों में से आंसर भी है और आर के बाद एस भी है। तो पी से शुरू होगा, आर एस होगा, दोनों में है। अब बस ये देखना है कि पी के बाद आर होगा या पी के बाद क्यू होगा। तो पी के बाद क्यू क्या कहता है, दे पॉइंट टुवर्ड्स देयर अवेकनिंग रादर देन एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट। अब ये दे किसके लिए है, ये कंफर्म करेंगे। दे पॉइंट टुवर्ड्स इनर अवेकनिंग, कौन से, देखो दीज रिकॉर्ड्स कीप ऑफ विजन, रिविलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करिए इन रिकॉर्ड्स के लिए दे पॉइंट टुवर्ड्स इनर अवेकनिंग आता है, तो पी के बाद में क्यू आएगा। क्लियर है। अब आप कहोगे पी के बाद में क्यू आएगा, तो पी के बाद में आर क्यों नहीं है, क्योंकि पी के बाद जो आर है वो सेंट्स वाला अलग सेंटेंस है, और दे पॉइंट टुवर्ड्स इनर अवेकनिंग रादर देन एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट, इनके बारे में ये नहीं है।
ये बात कर रहे हैं स्ट्रगल्स के बारे में, एनलाइटमेंट के बारे में, और दीज टेस्टिमोनीज फॉर्म एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री सेंटर्ड एंड कॉन्सियसनेस होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा 10th का बेटा? पी होगा, क्यू होगा, और आर एस हम पहले फिक्स कर चुके हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की आपकी क्लास। आई होप सभी को समझ आई हो। पूरी कोशिश की गई है कि आपको ये बताने की कैसे चीज़ें मिलती हैं, लिंक्स होते ही होते हैं। ये कुछ कैप्सूल कोर्सेज आपके लिए हैं। 299 में आपको इंडियन पॉलिटी का कोर्स मिलेगा। इन कोर्सेज के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं, और ये सब कुछ आपको मिल जाता है कोर्स के अंदर। इंग्लिश का कोर्स 999 रुपीज़ में है, जिसमें मैं आपको बता दूं 33 चैप्टर्स को कवर किया गया है। वोकैब भी है, रीडिंग एबिलिटी भी है, पूरी ग्रामर है। मैथ्स 999 में होगा, और 299 में आपकी ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट है, और 299 में ही आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर होगा। तो जो भी आपको पसंद है वो कर लें। हम सबको पता है कि टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो टेस्ट सीरीज यदि आपको CDS की लेनी है तो 599 में, OTA की 499 में होगी, और UPSC CDS सिर्फ जनरल स्टडीज़ तो 299 होगा, इंग्लिश की 299 है, और अगर आपको मैथ्स की टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी 299 में होगी। हैंड रिटन नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को हैंड रिटन नोट्स पढ़ने की आदत होती है, PDF से पढ़ना पसंद नहीं करते। ये टॉपर्स ने लिखे हैं, सेलेक्टेड नोट्स हैं। CDS के नोट्स आपके लिए हैं, OTA के नोट्स हैं आपके लिए। आप चाहें तो किसी एक सब्जेक्ट के नोट्स भी ले सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश के नोट्स खरीद सकते हैं, आप जनरल स्टडीज़ के नोट्स खरीद सकते हैं, और आप मैथमेटिक्स के नोट्स खरीद सकते हैं। यह है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। स्टे कनेक्टेड। जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।